जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। ये सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ये है आपका सीडीपी सब्जेक्ट का। किस सब्जेक्ट का? सीडीपी के, ठीक है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र शास्त्र। और इसमें जो है आपका कंटेंट प्लस पेडागॉजी दोनों के प्रैक्टिस सेट को क्वेश्चन मिलाकर तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 30 आपके लिए प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। लास्ट में आपको 30 में से कितने अंक मिले वो आपको बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना है और इस वीडियो के बारे में आपको व्यक्तिगत राय जरूर देना होगा कि वीडियो पसंद आई, नहीं आई, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, वो चीज़ें आपको बतानी होंगी, ठीक है। और हम आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और आपका जो थ्योरी है सभी विषयों के लिए वो चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं नंबर 3 आज का, और देखते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। निर्देश सबसे पहले कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प को चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने के लिए पहले शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है आपसे, कह रहा है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है परंपरागत मनोवैज्ञानिक का उपयोग करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है वातावरणीय कारकों और अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, या फिर माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके आसपास अपना कार्य होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपने इसमें कहा है कि वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को विशिष्ट कक्षा में क्या करना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। यानी कि जो वैविध्य यानी कि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, एक ही कक्षा में हैं, उनको जो है विशिष्ट कक्षा वर्ग में आते हैं नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये इसमें क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन चारों हैं, तो क्या कौन सा जवाब सही होगा वो बताना, ठीक है। इसमें अब जो कह रहा है ऑप्शन डी, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, तो ये ऑप्शन ये कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को काटना सीखिए। सब सीडीपी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पैडागॉजी को जो उसमें ऑप्शन होते हैं उनको जो है ऑप्शन काटना सीखिए, आंसर अपने आप खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो नहीं, बच्चों को कभी अलग किसी भी वे में नहीं करना है, चाहे वो अलग अलग किसी भी उससे आते हों, चाहे उनकी भाषा अलग हो या सृजनशील हो, या फिर आपका किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, या दिव्यांग बालक हो, या सामान्य बालक हो, या फिर आपका प्रभावीशील बालक हो, या फिर किसी भी बुद्धि को हो, मतलब किसी भी तरह से बच्चों को अलग नहीं करना। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अगला है परंपरागत मनोवैज्ञानियों का उपयोग करना। तो नहीं, ये भी नहीं करना होगा। सही विकल्प क्या होगा, एक शिक्षक के लिए अक्षमता स्थापित करने से पहले, यानी कि बच्चा विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है नहीं, उनको अक्षम स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि मातृभाषा में बच्चा कुछ बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, वो कुछ भी बोले, बस मातृभाषा में ही बोले, लेकिन बोलना चाहिए बच्चों को, ठीक। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। तो किस और अतिरिक्त कारण क्या होगा जिसके कारण अक्षमता उत्पन्न हो सकता है? जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन से, मंद बुद्धिता से, या फिर शैशव काल के समय दिमागी बुखार से, या फिर शिक्षक की शिक्षण शैली से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण जो है, सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सही इसका विकल्प जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षक की शिक्षण शैली से, यानी कि शिक्षक जो है वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है, किस प्रकार से बच्चों को सिखा रहा है, ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी शिक्षा विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से प्रश्नों पर मनन करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या हम एक अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए
समूह कार्य करते हैं, या फिर ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग कर सकते हैं, या फिर क्या हम शिक्षार्थियों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं, या फिर क्या हम या विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो इसमें सही विकल्प सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, या फिर इसमें से कौन सा होगा? तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो प्रश्न पर मनन करना होगा। जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। एक समावेशी जो होता है समावेशी विद्यालय में यह देखना होता है कि हम विशेष प्रकार के बालक की देखभाल करें और बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वह सामान्य से अलग दिखें। बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करे। ठीक है, विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उनके लिए प्रदान करने के लिए समूह कार्य निर्धारित करना चाहिए। सॉरी, ये वाला होगा, अधिगम के लिए विशेष परिवेश बनाना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है आपका बी, उचित तरीके से उन्हें अलग करना। अलग करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये भी आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो सबसे सटीक विकल्प जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं उनका एक ऐसा परिवेश बनाओ कि बच्चे सीखने की योजना बनाना, अच्छी योजना बनाओ, अच्छे तरीके से सिखाना और समूह कार्य कराना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षक है। तो प्रतिभाशाली शिक्षक जो शिक्षार्थी होगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन सा होगा? अपसारी चिंतन वाले, बहिर्मुखी, या फिर बहुत परिश्रमी, या फिर अभिसारी चिंतक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतन वाले, यानी कि खुले अंत वाले प्रश्न जो सॉल्व करते हो। खुले अंत वाले यानी कि जिसके एक से अधिक जवाब हों। ठीक है, यानी कि खुला अंत। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 140 प्लस होती है, यानी 140 से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि छायांकित क्षेत्र में सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें उच्च प्रेरणा वाले आते हैं, इसमें उच्च जो सार्वजनिकता वाले आते हैं, और इसमें उच्च बौद्धिकता वाले आते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे? जो ये आपका ये छायांकित भाग है, इसमें कौन से आएंगे? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका 3 न्यून। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा से आज के अटपटे से हो, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आपका 3 न्यून के बाद आते हैं, अर्थात बच्चा उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों की होगी वे सामान्य छात्रों से अलग होते हैं। वे नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जो कि तीनों का योग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों है ना, तीनों के ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा होगा? ठीक है, तो सही युग्म हम आपको अब चलिए दिखाते हैं। तब वे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। तो इसमें क्या केवल उनके रक्षा कार्य से संबंधित? तो देखिए, केवल वाला हमने वैसे बताया, केवल वाला कट जाता है। ठीक है, ऑप्शन तो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, या फिर वास्तविक जीवन में उपयोगी सीख, या फिर कक्षा कक्ष की उपयोगी विस्मरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वास्तविक जीवन में उपयोगी सीख। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आज की प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा अटपटे से हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संतुलित करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, यानी कि जो सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियां के स्थान पर सामूहिक गतिविधि को ज़्यादा अच्छा मानती है, यानी कि एक एक बच्चा एक एक कार्य को करे, उससे अच्छा समूह में कार्य करें, ऐसा ज़्यादा अच्छा मानता है सीबीएसई बोर्ड। ठीक, तो इसमें इसके पीछे का विचार क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या इनके पीछे का लॉजिक होगा? ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा
शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, या फिर विद्यालय के पास उपलब्ध समय को आपका प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, या फिर गतिविधि का ढांचागत लागत को कम करना, या फिर व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उबारना जो कि संपूर्ण अधिगम तथा अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? जल्दी बताएं क्या जाएगा इसमें सही जवाब। तो इसमें जो हो जाएगा सीबीएसई विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संतुलित करती हैं। ऐसा करने के पीछे जो विचार है वह यह है कि व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित होता है? यानी फिल्म में जो आपका हिंसा आदि दिखाया जाता है तो उसे सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए व्यवहार पर, मतलब जो सिद्धांत दिया किस पर आधारित है? क्या जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, या फिर जीन पियाजे, या फिर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका बी, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम, अर्थात जो अवलोकन होता है, अवलोकन से अधिगम सीखने की प्रक्रिया पर बच्चे अधिक सार्थक स्थान घेर लेते हैं। ठीक है। यानी कि जो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उनके अनुसार बच्चे जो समाज में देखेंगे वो चीज़ आसानी से सीख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही होगी कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है तो फिर सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया तो वो जीन पियाजे का है। सामाजिक संस्कृति जो है वो जीन पियाजे का है, लेकिन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो क्या गौड़ अनुकरण कहेंगे, सामाजिक अधिगम कहेंगे, सामान्यीकरण कहेंगे, फिर प्राथमिक अनुकरण कहेंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लो कोई पाठ है जिसमें बच्चे लगातार गलतियां कर रहे हैं सीखने में, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस आना चाहिए, या फिर गलतने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर कर देना चाहिए, या फिर अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए? तो कुछ बच्चे हैं जो किसी लेसन को सीखने में गलतियां कर रहे हैं, तो पूछा है एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे उसमें से? तो इसमें कुछ समय के लिए छोड़कर वापस आना, तो क्या गलतियां नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा, इस ऑप्शन को काटिए। ठीक है। प्रचार से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप इसको भी काट सकते हैं। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से क्या आप बाहर कर देंगे? तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे, बल्कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करिए। जो सिखाने के तौर तरीके हैं, शिक्षण प्रणाली को आप चेंज करिए। ठीक है। तो बच्चे सीख सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो अतिरिक्त तकनीकों के कारण परीक्षा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर कर सकते हैं? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, या फिर समर्थन प्राप्त करना, या फिर विशिष्टताओं पर बल देना, या फिर प्रश्न पत्रिका की संरचना यानी पैटर्न से परिचित कराना? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर करना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है। यानी कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना है, जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर कर सकता है। आप पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, अगर बच्चे ने अच्छे से सीख लिया तो परिणाम पर सोचने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इस क्वेश्चन का अर्थ था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, करेक्ट ब्लूम के टैक्सोनॉमी
कि पदानुक्रमण व्यवस्था क्या है, तो क्या पाठचर्या कौशल घोषणाओं फिर या फिर पठन कौशल या फिर आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य या फिर आपकी उपलब्धि साक्ष्यों से। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो जो है ऑप्शन सी यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक भावनात्मक पक्ष होते हैं और क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य होते हैं। जो है ब्लूम के टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आज के जो प्रश्न है थोड़ा सा अटपटे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न बार बार हम करें, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट है आ बा सा 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं तथा ए को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी को इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक जो सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स पर करना है। और तब आ बा और सा के उद्देश्य क्रमशः कैसे होंगे। जो ए बी सी हैं तीनों वो अंग्रेजी अलग अलग कारणों से पढ़ते हैं, तो पूछा है इनमें से उद्देश्य क्या होंगे। तो ऑप्शन ए निष्पादन उपेक्षा या फिर निपुणता, या फिर ऑप्शन बी का निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी निपुणता निष्पादन और उद्देश्य। ठीक है, ये ए यानी कि आ बा सा के उद्देश्य होंगे। पहला होगा निपुणता, दूसरा होगा निष्पादन और तीसरा होगा आपका निष्पादन उपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए तीनों जो हैं अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम जो है बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या चाहिए था, क्या आत्मसिद्धि की प्राप्ति या फिर अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा या फिर अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति या फिर नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा कि जो सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए, मारे गए। अतः उन्हें किस लिए वो शहीद हुए, तो सही जवाब हो जाएगा आत्मसिद्धि प्राप्ति के लिए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आत्मसिद्धि के प्रेरणा का उच्चतम बिंदु है ये आत्मसिद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है। जो प्रतिक्रिया का विलोप होता है निम्नलिखित में से किसके कारण अधिक कठिन होगा। निरंतरता पुनर्बलन के दंड के, मौखिक भ्रमणता के, या फिर आंशिक पुनर्बलन के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद हो जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया धीरे धीरे विलोपन में हो जाता है, किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद जो है आंशिक पुनर्बलन मिलता रहता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने में, या फिर गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या फिर अपेक्षित परीक्षा लेकर, या फिर आपका परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। तो इसमें जो सही जवाब जाएगा वो क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो किस मतलब कौन सा मिलान इसमें उचित होगा। क्या संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, सामाजिक विकास वातावरण, या फिर संवेगात्मक विकास आपका परिपक्वता, या फिर शारीरिक विकास वातावरण से। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सामाजिक विकास जो होता है आपका ये वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। यानी कि जो सामाजिक विकास है आप किस समाज में रहते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण है उस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डैश की अतिरिक्त निम्नलिखित में से तथ्य करते समय बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो क्या चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से संबंधित करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि हम उम्र
शिक्षार्थियों के साथ मधुर संबंध विकास में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हम उन साथियों के साथ प्रतियोगिता दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के परिवेश में भूमिका का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पिछले कुछ शताब्दियों में पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी कह रहा है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर ऑप्शन डी शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्द प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संरचना और डैश में कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तित्व विकास। या फिर बच्चों को लेबलों में समायोजन करना है। फिर ऑप्शन सी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना है। फिर ऑप्शन डी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो क्या इसका सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए व्यक्तित्व व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस का समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह दो भिन्न गिलासों में खाली करती है। ठीक है, उसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा था। बच्चे उपयुक्त उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा था। शिक्षिका बच्चों को डैश कठिनाई है। तो मान लो दो गिलास हैं जिसमें बराबर जूस था, कोई एक लंबा था एक क्या था, एक मतलब दो गिलास थे, एक मिनट, दो गिलास थे, एक था चौड़ा। ठीक है, एक क्या था चौड़ा था और दूसरा क्या था लंबा था। तो दोनों में समान जूस था, दोनों को खाली कर दिया। बाद में दिखाती है उन गिलासों को बच्चों को, तो वो कहते हैं कि लंबे गिलास में ज़्यादा जूस था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या अहम केंद्रिता है, बच्चों में कठिनाई हो रही है, या फिर विकेंद्रीकरण, या फिर पलटावी, या फिर समायोजन। तो जो इसका सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी पलटावी। ठीक है, पलटावी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है करनाल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। तो पार्श्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंगत, या फिर परापरंगत। तो जो इसका सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए पार्श्व परंपरागत। ठीक है, इस अवस्था में नैतिक विकास के इस तृतीय सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट प्रयास करता है जिनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता और उपयोगिता होती है तथा जो परंपरागत मूल्यों, नियमों तथा सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं। उन्हें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटना और बुद्धि द्वारा लाए जा सकते हैं विविध रूपों में, जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल किया जा सकता है। वो कौन सा इसमें से होगा, एस्टन का बुद्धिमत्ता का तिंथरिया सिद्धांत, या फिर बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत, या फिर थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता, या फिर स्पियर का जी कारक सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा आपका स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितरण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत की कौन सी आलोचना है इसमें? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद की उपलब्ध कराती है, या फिर यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकताओं से अधिक बल देती है, या फिर यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल सार्थक नहीं दे सकता, या फिर ऑप्शन सी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब होगा आलोचना पूछा है ना, तो आलोचना ये हो जाएगा केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप से विद्यमान रहती हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आलोचना पूछा था यहाँ पर ना, तो आलोचना ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन से युग्म में सही होने की संभावना सबसे कम है? तो कौन से युग्म इसमें है जिसका जो सही होने का सबसे कम संभावना होगी? ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषा और विचार आरंभ दो भिन्न गतिविधियां होती है वाइगोस्की, या फिर भाषा और विचार पर आधारित होती है पियाजे, या फिर भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है बीएफ स्किनर, या फिर बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चॉम्स्की। तो पूछा सबसे कम कौन सा संभावना बनेगी? तो जो सबसे कम बनेगी वो बनेगा बीएफ स्किनर। कहाँ गया? ऑप्शन सी भाषा वातावरण उद्दीपन का सिद्धांत है बीएफ स्किनर वाला। ठीक है, बीएफ स्किनर ने कौन सा दिया सिद्धांत दिया? इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया बीएफ स्किनर ने। ठीक है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बाकी ये सभी आपके तीनों सही हैं, ये वाला नहीं सही है। बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती है जेंडर भूमिका दबाव, या फिर जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी, या फिर जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों को जोड़ बनाए जा सकते हैं, या फिर अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर समान संस्कृत पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि वो मत भयभीत से बचे जा सकें, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की ज्ञानात्मक शैली को भी पहचान करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या सर्वाधिक उचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक उचित ये होगा आपका इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, तो क्या अवसर देने कौन सा बढ़ावा किसको देंगे आप? ऑप्शन ए कह रहा है कि अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या फिर पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को करना है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि जितनी संभावनाओं से शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेनी चाहिए। फिर ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना। तो इसमें आकलन को बढ़ावा देना कौन सा सीखने के रूप में किस प्रकार देखना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न पूछा किसके अतिरिक्त, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेने किससे नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। तो देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए कि जितनी संभावना उतनी परीक्षा लेने से बेहतर है, यानी कि परीक्षा लेने से जो है अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? लगातार परीक्षा लेने से बेहतर है कि बल्कि उन्हें आंतरिक दृष्टिकोण यानी आंतरिक पृष्ठपोषण को पाठ शिक्षण कक्षा में पढ़ाता है, उसे अपने आप मनन करना एवं एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना आदि होता है जो परीक्षा से
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। एक बचरची खाना पकाते समय खाने को चखता है, वह के समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखने, या फिर सीखने का आकलन। तो एक बचरची है जो खाना बनाते समय उसको चखता है, तो किस कारण से करता है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यानी सीखने के लिए आकलन, जो वो किसने बनाया है तो क्या वो सही बना है या नहीं, यानी कि जब कोई बचरची खाना पकाता है और उसे बाद में स्वयं चख कर देखता है तो जो है सीखने के लिए आकलन करता है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन को करता है, अतः हुआ देखता है कि उसने कार्य को किया है वह सही, ठीक यानी सही है, उचित ढंग से कर पाया है या नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आउट का लास्ट। अंतरपरक अनुदेशन क्या है? तो कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना, या फिर अव्यवस्थित व्यवस्था, सदंशन शिक्षार्थी गतिविधि, या फिर ऐसे समूह का प्रयोग करना जो कभी नहीं बदले, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का पूरा करने के लिए समूहीकरण विविधियों का प्रयोग करना। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करने, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो टोटल 30 प्रश्न उम्मीद करेंगे आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा टफ लेवल का थोड़ा प्रैक्टिस सेट था ये। ठीक है, इसमें से आपने 30 में से कितने आंसर सही दिए हैं आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर प्रश्न ना समझ आए तो वीडियो को एक बार और से देखिएगा, समझ जरूर आएंगे। और कौन सा प्रश्न फिर भी नहीं समझ आता आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा टफ लेवल था, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आज के प्रश्न जो थे वो आसान नहीं थे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय नीचे कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।